नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिट्टू कानूनगो और मेरा चैनल का नाम है जीजे नेशन पे आपको स्वागत है। दोस्तों, मैं कुछ वीडियो बनाया हूं, आप ज़रा मेरा चैनल पे जाके देख लेना। और दूसरी बात क्या है, जो ईएसटी फाइनल अलर्ट जो हाई स्पार्किंग होता है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ। ज़रूर उस वीडियो का टाइम थोड़ा लंबा है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। और मैं आपको चैलेंज करके भी बोलता हूँ, आज तक यूट्यूब में ऐसा वीडियो कोई बनाया नहीं है, क्योंकि एक साथ मैं सब बता चुका हूँ क्यों हाई स्पार्क होता है। दोस्तों, उम्मीद है आप उस वीडियो को सेव करके रखेंगे, नोट करके रखेंगे डायरी पे। जब भी हाई स्पार्क आता है तो आप उस वीडियो को निकल के जरूर देख लेना, आपका प्रॉब्लम 200% आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा चैनल को जरूर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, क्योंकि शेयर करने के बाद नॉलेज सबको मत पता होना चाहिए। आपके अकेले के पास नहीं, सबको होना चाहिए, और इससे नॉलेज ज्ञान सोसाइटी में बढ़ेगा। ओके दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज बताने वाला हूँ हाई स्पार्क के बारे में, कैसे पिक्चर ट्यूब का फाइनल अलर्ट हाई स्पार्क होता है। इसका कुछ रीजन बता रहा हूँ डायग्राम वाइज में। देखो, अब बताने वाला हूँ, एक डायग्राम किया हूँ मैंने। ये है चॉपर ट्रांसफार्मर। चॉपर ट्रांसफार्मर, इससे डायोड के थ्रू में 110 वोल्ट निकलता है। अगर 110 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो ये हाई स्पार्क होता है। तो ये डायोड अगर हाफ सेटिंग हो गया तो 110 से ज़्यादा वोल्ट हो जाता है तो हाई स्पार्क होता है। और दोस्तों, एक रीजन है, अगर ये ट्रांसफॉर्मर अगर इसका रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो भी हाई स्पार्क होता है। इसका जो कॉइल टू कॉइल जितना रेजिस्टेंस होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको प्रैक्टिकल करके देख लेने का। और ये है कैपेसिटर। एक कैपेसिटर 160 47 माइक्रोफैराड। ये भी अगर इसका कैपेसिटेंस डाउन हो जाता है तो 110 वोल्टेज से ज़्यादा जा सकता है या कम जा सकता है। इसको भी ज़रा देख लेना। ये 160 220, 160 220 कैपेसिटर। अगर ये भी अगर इसका कैपेसिटेंस वीक हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आता है। ये सब कैपेसिटेंस मीटर भी देख लेना दोस्तों। और एक चीज़ है, ये प्रीसेट को थोड़ा मुड़ के देखने का है। अगर ये प्रीसेट से अगर ज़्यादा वोल्ट आउटपुट हो जाता है, जैसे 115 120 वोल्ट आउटपुट हो जाता है इस पॉइंट में बी प्लस में, ये ठीक है, अगर हो जाता है तो भी हाई स्पार्क होता है। तो जब भी प्रॉब्लम होता है प्रीसेट को भी ज़रा चेंज करके देख लेना है। ये इतना तक है मेजर रीजन है। उसके बाद अगर ये ईएसटी इसका रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है कॉइल टू कॉइल, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तो भी दोस्तों प्रॉब्लम आ सकता है। तो कभी कभी कुछ केस में सब कुछ होने के बाद नहीं होता है तो ईएसटी चेंज करके भी देखा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सब कुछ करने के बाद अगर आपका हाई स्पार्क का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, लास्टली इसको आउटपुट व्यू, ये ईएसटी चेंज करने से पहले दोस्तों ज़रूर आउटपुट व्यू ज़रा चेंज करके देख लेना, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, कलेक्टर टू इमीटर, इमीटर टू कलेक्टर, कलेक्टर टू बेस, जो भी है उसका जो रेजिस्टेंस, अगर उसका कम हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आता है। तो इसको चेंज करके देख लेना, क्योंकि 1803 इसके जगह में भी आप यूज कर सकते हैं आउटपुट ट्रांजिस्टर में। क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, एक फीडबैक सेक्शन होता है। फीडबैक सेक्शन में क्या आता है, ऑप्टोकपलर आ जाता है और तीनों रेजिस्टेंस आ जाता है। तीनों रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 R2। ये हाई किलो ओम्स का रेजिस्टेंस रहता है, जैसे कि 90K दोनों रहता है, सीरीज में रहता है। या तो 58K कुछ सर्किट में 47K रहता है। तो दोस्तों, ये सब ज़रा देख लेना। ये अगर इसमें से एक भी रेजिस्टेंस अगर वैल्यू कम हो गया है तो भी हाई वोल्ट आउटपुट हो जाता है, कहाँ पे, बी प्लस में आ जाता है। तो ये ज़रा एक एक को उठा के चेक कर लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक बात बताता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है, इसका एक पिन एक ग्राउंड के साथ टच रहता है। अगर ये भी दोस्तों थोड़ा वीक हो जाता है या ओपन हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर 110 से ज़्यादा वोल्ट आ जाता है ईएसटी बी प्लस पिन में तो क्या होता है, ये हाई वोल्ट आ जाता है तो ये हाई स्पार्किंग हेल्प करता है। हाई स्पार्किंग को हेल्प करता है कौन, ये आउटपुट व्यू। तो ईएसटी का आउटपुट से निकल जाता है फाइनल अलर्ट के लिए एक पॉइंट। तो ये सब चीज़ें मेजर रीजन जो आता है अब तक ये फीडबैक सेक्शन से। ये सब फीडबैक सेक्शन है। L431 करके के ट्रांजिस्टर रहता है। अगर ये इसका काम क्या है, रेगुलेटिंग करते हैं वोल्टेज को, प्रॉपर वोल्टेज फॉरवर्ड करते हैं, आगे फॉरवर्ड करता है ईएसटी को। ये फीडबैक मतलब आगे गया, फिर आगे से इधर आया, फिर गया, जैसे साइकिलिंग।
110 कैपेसिटर को गया, फिर 110 कैपेसिटर से फीडबैक आया, फिर उसके बाद फिर 100 और एक ट्रैक होके जाता है EST का B+ पिन में। तो ये फीडबैक सेक्शन में आता है। ये एक साइक्लिंग क्रिएट करता है। हमारा शरीर में जैसे वेन में ब्लड घूमता है, ऐसा ब्लड घूमता है, ऐसा इसका भी काम फीडबैक सेक्शन का दोस्तों यही है। अगर ये नहीं रहेगा तो वोल्टेज कंट्रोल रहेगा 110, फिर कभी कम आ जाएगा, कभी ज़्यादा आ जाएगा। ये इसको सब कंट्रोल करता है, सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। इसको हेल्प करने में क्या आ जाता है, ऑप्टो कपलर उसको हेल्प करता है। ये 4th ट्रांजिस्टर हेल्प करता है। ये हाई किलो ओम्स का 2 रजिस्टर सीरीज में लगा है, इसको हेल्प करता है। ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें आपको ज़रा ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, 0 वोल्ट अगर आता है ना, तो ये चॉपर ट्रांसफार्मर से पहले आइदर STR हो या आउटपुट ये अपना स्विचिंग ट्रांजिस्टर हो, ये भी अगर जाने के बाद भी तो प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। ये सब हाई स्विचिंग का मेन रीजन है दोस्तों। और एक चीज़ बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो आपको मैं बताया नहीं, एक PF रहता है EST के नज़दीक में। EST के नज़दीक में जो PF रहता है उसको तो मैं बता दिया हूँ आपको, वो सर्किट में दिखा दिया हूँ। एक 1600 वोल्ट, एक 400 वोल्ट का एक EST के नज़दीक में PF रहता है। जैसे कि 16, देखो दोस्तों, EST के नज़दीक में एक 1600 वोल्ट PF, 400 वोल्ट PF, जो 2 PF है, इसको आप क्या करना है, इसको कैपेसिटेंस मीटर में ज़रूर देख लेना। अगर ये वीक भी हो गया ना दोस्तों तो भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो 1600 वोल्ट का PF, अरे अभी आप क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि 1600 वोल्ट का PF का हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कैपेसिटेंस मीटर में। दोस्तों सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 1600 वोल्ट का PF को मानने के लिए, मान लो आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है PF के बारे में, PF का वैल्यू कैसे में हम मेजरमेंट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपको बताता हूँ, 1600 वोल्ट PF, मतलब इसमें समझ लो, मान लो 682 इसका वैल्यू 1600 वोल्ट लिखा है। आप बोलेंगे इसका वैल्यू कैसे मेरे पता चला, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो PF के बारे में इतना नॉलेज नहीं। लेकिन दोस्तों उसके लिए भी एक पॉइंट है, क्या करना है, गूगल सर्च में जाने का, 682 PF कैपेसिटर वैल्यू इसे मार दोगे ना तो गूगल आपको बता देगा कि 6.82 NF। जब गूगल ये बताने के बाद आप क्या करने का, 20 NF सिलेक्शन कर लेना कैपेसिटर मीटर में। तो उसको कैपेसिटर मीटर सिलेक्शन कर लेना 20 NF, इसका कोई पोलरिटी नहीं रहता है। तो आप दोनों पोल को मेजरमेंट कर लेना कैपेसिटर मीटर में। 6.82 NF जरूर बताएगा, या तो 6 NF बताएगा। अगर इससे कम बताया 4 NF या जो भी है, इसको तुरंत चेंज कर लेना। ये जो PF को तुरंत चेंज कर लेना। सेम टू सेम 394 600 वोल्ट टू 400 वोल्ट क्या PF, इसको भी ऐसे ही गूगल से चेक कर लेना चाहिए। ये अगर दोनों वीक हो गया तो भी प्रॉब्लम आ जाता है। या तो मान लो आपके पास PF नहीं है, ऐसा PF आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे, आप क्या करेंगे, 682 PF है, इसके जगह में आपको 672 622 PF लगा के ज़रूर देख लेना चाहिए। जैसे ऐसे इसको भी जैसे अप डाउन करके देखते हो ना, तो 39 ये है 1600 वोल्ट का, तो वैसे ही 394 600 वोल्ट या 400 वोल्ट PF को भी ऐसा ही थोड़ा कम ज़्यादा डाल के देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी दोस्तों हाई स्पार्क डिपेंड आपका करता है। और दोस्तों ये PF के बीच में, ये दोनों PF के बीच में दोस्तों, ये जो दो चीज़ PF बताया दोस्तों, दोनों के PF के बीच में एक डायोड रहता है और पोलराइज कैपेसिटर भी रहता है इसका नॉर्थिंग में। ये ज़रूर आप लोग देख लेना चाहिए, क्योंकि ये भी अगर वीक होता है ना दोस्तों तो हाई स्पार्क होता है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है हूँ, तो दोस्तों एक बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट और भी कुछ चीज़ बताता हूँ। ये एक EST के नज़दीक में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रहता है, इसको HOT बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफार्मर। ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी को ये थोड़ा बढ़ाता है। हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी कैसे आता है, यहाँ से IC से ऐसे आता है। इसके हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी आया, इसके बाद आके कि ट्रांसफर के अंदर इनपुट होके फिर यहाँ से आउटपुट हुआ,
इसके होके फिर आपका इधर जाता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर को जाता है, आउटपुट व्यू जिसको बोलते हैं। ये जो ट्रैक में जो 2-3 पार्ट्स है, ये हाफ राउंड ट्रांजिस्टर, ये EST के नज़दीक में रहता है, इसको चेंज कर लेना चाहिए। और ये छोटा सा 1/4 इंच का छोटा सा ट्रांसफॉर्मर, इसको भी इधर चेंज करके देख लेना चाहिए। ये अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया ना, ये सब हाई स्पार्क का रीजन होता है। इसके नज़दीक में कुछ कैपेसिटर भी रहता है। ये भी जरा सब कुछ चेक कर लेना। ये ऑल सिस्टम्स डिपेंड करता है आपका हाई स्पार्क केस में। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, जो कि मेरा जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा और कुछ चीज़ भी रिस्पॉन्स है, तो आप ज़रा एक के बाद एक ऐसे चेंज करके ज़रूर देख लेना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, रखता हूँ दोस्तों। जो स्पार्क के बारे में बताया था, और एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। मान लो अभी आपको फिजिकली बता रहा हूँ कौन सा चीज़ के लिए स्पार्क आ रहा है। ये एक 400 वोल्ट का PF है, ये EST के नज़दीक में रहता है। सेम इसके जैसा, इससे थोड़ा बड़ा है, 1600 वोल्ट का PF है। देख लीजिए, ये 1600 वोल्ट का PF है। ये भी अगर वीक होगा तो भी प्रॉब्लम आता है, ये भी अगर वीक होगा तो भी प्रॉब्लम आता है। ये मैंने बता चुका हूँ, लेकिन अभी फिजिकली आपको दिखा रहा हूँ सर्किट को लेके। और इसके लिए ये दोनों वीक की वजह से आपका फाइनल एलिमेंट में स्पार्क होता है दोस्तों। ये EST है, ये EST अगर भी वीक हो गया, इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो अगर वीक हो गया, पिन टू पिन, प्राइमरी हो या सेकेंड वायर हो, तो भी स्पार्क आता है दोस्तों। ये देखो EST में EST के बॉडी में 2 प्रीसेट सेटिंग है। ये देखो, ये 1 और 1 2 फोकस स्क्रीन जो भी है, ये दोनों को भी एडजस्ट करने के बाद भी इसका स्पार्किंग जो है थोड़ा कम हो जाता है। और दोस्तों और एक चीज़ बता रहा हूँ, स्पार्किंग कम होने का एक रीजन बता रहा हूँ। ये मान लो आपको नया EST डाल रहे हो, नया EST के टाइम में अगर आप इसमें अगर थोड़ा ये जो देखो, ये मटेरियल का ये क्लैंप है, फाइनल क्लैंप, ये अगर रस्टेड हो गया तो भी स्पार्क होता है, क्योंकि उसका एनर्जी आउटपुट प्रॉपरली नहीं होता। इसके वजह क्या होता है, रस्ट के वजह से, तो भी स्पार्क होता है। ये अगर फट भी जाता है ये कवर, तो भी स्पार्क आता है। अगर मान लीजिए फिटिंग करने का टाइम यहाँ से अगर थोड़ा स्पार्क होता है, इसका जो पीछे देखो ये पॉइंट, दिस पॉइंट, ये अगर ये हो जाता है, थोड़ा लूज रहता है, तो भी स्पार्क होता है। इसके ऊपर रेड MCL लगा दो फिटिंग करने का टाइम में, या तो इंसुलेशन टेप उसको मोड़ दो टाइट करके। इंसुलेशन टेप लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा फेविक्विक डाल दो, पूरा टाइट हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो स्पार्क होता है ना, ये स्पार्क नहीं हो पाएगा। और दोस्तों और भी बता रहा हूँ, बहुत कुछ रीजन है। ये जो क्लैंप हमेशा नया डालने का, जैसे ही फिट करोगे तो नया डालने का। अगर पूरा ना हो, किसी का पिक्चर टीवी रिपेयरिंग होने के बाद भी स्पार्किंग प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा खोल के वॉश कर देना। अगर ये वॉश नहीं होगा ना, तो नियर फ्यूचर में रिपेयरिंग होने के बाद भी प्रॉब्लम आ जाएगा। और दूसरी बात, और एक बात बता रहा हूँ, ये जो CRT का सरफेस देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो CRT का सरफेस ये थोड़ा डस्टी है, इसको बराबर वॉश कर देने का। वॉश करके इसको थिनर मार के वॉश कर देंगे। इस होल को वॉश करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सैंड पेपर या थोड़ा ब्रश मार के इसको नीट एंड क्लीन कर देना, थिनर मार के ये टोटल सरफेस को क्लीन कर देना। करने के बाद इसके ऊपर लगाने का। और दोस्तों और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बात बताऊँगा, ये जो टीवी का अपर सरफेस, ये अगर भी डस्ट हो गया ना, तो भी दोस्तों स्पार्क होता है, क्योंकि इस पर मॉइस्चर खींचता है। इसका इंटीरियर्स ये देखो नीचे से इंटीरियर सिस्टम, ये भी अगर स्पार्क डस्ट आ गया ना तो स्पार्क होता है। ये सब थिनर से वॉश करने का, नीट एंड क्लीन करने का, ये तो मेजर रीजन है दोस्तों। आज मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, ये आपको सब बता रहा हूँ। 15-20 साल का जो एक्सपीरियंस है, स्पार्क क्यों होता है। और दोस्तों और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो ये तो होल हो गया है, कैपेसिटर तो बता दिया। उसके बाद और एक ये योग, इसका जो फाइनल जो वर्टिकल कॉइल, हॉरिजॉन्टल कॉइल जो भी है, दोनों का रेजिस्टेंस जो अगर डाउन हो गया ना, तभी भी कभी कभी स्पार्क होता है। लेकिन इसका इतना वजह नहीं है, मेजर रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है स्पार्किंग का।
प्रॉब्लम। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, मैं टीवी आया था रिसेंटली, मैं उसको रिपेयरिंग किया हूँ बारिश के मौसम में, देखा उसका हर चीज़ ओके है, लेकिन उसका एक मेजर रीज़न क्या निकला मालूम है? मैं तो वंडरफुल हो गया, मैं आश्चर्य हो गया। ये जो सरफेस है ये थोड़ा डस्ट हो गया था, इसको साफ़ कर दिया, इसको साफ़ कर दिया, थिनर मार के पूरा कच्चा कच चकाचक साफ़ कर दिया, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये छोटे छोटे चीज़ मेरे को कस्टमर बोला कितना भाई दूँ? मैं बोला जो आपका दिल में है दे दो, नहीं तो मत दो। क्या मैं तो आपके सामने सिर्फ साफ किया है, लेकिन उसने खुशी से मेरे को 200 रुपया दिया था। कोई बात नहीं, उसका आज तक भी चल रहा है। मतलब रेनी सीजन जाके अभी ये हो गया, कम से कम 1 साल के नज़दीक आ गया, वो भी चल रहा है, वो भी खुश हो गया। लेकिन ये होल को ज़रा नीट एंड क्लीन करने का, ये जो होल है फाइनल, जो आनट का जो होल है CRT का, इसको नीट एंड क्लीन करने का और क्लैम्प को बराबर वॉश करने का। और हाँ, एक चीज़ दोस्त बोलने के लिए भूल गया, ये जब भी इसको वॉश करोगे ना, थोड़ा ब्लोअर अगर है आपके पास, ब्लोअर हीट एयर गन, उससे मार के इसको वॉश कर देने का। तो ब्लोअर मारने का मेन रीज़न क्या है मालूम है? इसके अंदर अगर मॉइस्चर रहेगा तो भी पट स्पार्क होगा। जितना भी ओके करने के बाद भी मॉइस्चर अंश रहेगा तो वो भी स्पार्क करेगा। तो इसको थोड़ा दोस्तों ब्लोअर ज़रूर मार देना। और दोस्तों और एक चीज़ बताऊँगा, बारिश का मौसम में कभी भी टीवी को दरवाजे मतलब विंडो के नज़दीक में नहीं रखने का, क्योंकि वो मॉइस्चर खींचता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा विंडो से बहुत दूर रखना है, उसी जगह पर रखना जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर नहीं पकड़ता है। दोस्तों ये सब कुछ मेजर पॉइंट है, तो आपको बता चुका हूँ। और दोस्तों ये सब चीज़ अगर देखोगे, मैं वादा करता हूँ, मैं आपको चैलेंज भी करता हूँ, इतना पॉइंट आज तक स्पार्किंग के बारे में कोई भी मैकेनिक, टीवी का मैकेनिक आपको बताया नहीं होगा। दोस्तों और भी कुछ पॉइंट है आपको बताने वाला हूँ। ये सब बताने के बाद दोस्तों एक चीज़ याद रखने का, इसका जो EST के नज़दीक में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है, जैसे कि इसको कैसे बोलते हैं, हाफ राउंड ट्रांजिस्टर। ऐसा देखो, ऐसा वाला ट्रांजिस्टर है ये रहता है एक छोटा सा ट्रांसफार्मर के नज़दीक, EST के पास रहता है। इससे इसको फ्रीक्वेंसी मिलता है, ये फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद इसको दे देता है, इसके बाद ये और थोड़ा बढ़ा देता है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलने बाद जाता है किधर EST में चला जाता है, सॉरी आउटपुट ट्रांजिस्टर में जाता है। यहाँ से भी थोड़ा जूम होकर EST में जाता है। EST के पास जाने के बाद फिर यहाँ से आउटपुट में फाइनल एनोड को चला जाता है। तो ये सब चीज़ आप ज़रा ध्यान रखना। ये भी वीक होने के बाद भी ऑसिलेशन होता है, ये भी वीक होने के बाद ऑसिलेशन होता है। ये जो भी चीज़ आपको बताया उन्होंने डायग्राम में, ये सब वीक होने के बाद हाई ऑसिलेशन होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस सब चीज़ को देखने के बाद आपका नॉलेज बहुत बढ़ गया होगा। लेकिन दोस्तों और आपको और एक बार बताता हूँ, मैं हूँ गिट्टू कानूनगो। मेरा चैनल को आपको रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। लेकिन जहाँ तक इतना मैं वीडियो देखा हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, ये दोस्तों मैं मानता हूँ। लेकिन एक बार परेशानी ज़िंदगी भर आसानी। अगर आप परेशानी नहीं उठाओगे तो एक बार में इतना कौन सिखाएगा। हर आदमी 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो ज़रूर बना लेते, लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो क्या आप ढूंढते रहोगे, हर वीडियो के ऐसा ढूंढते रहोगे, स्पार्क ढूंढते रहोगे? नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। वो अपना फ़ायदे के लिए, अपना सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए 5-5 10-10 मिनट का बढ़ाते हैं। लेकिन मुझे कोई व्यूअर्स भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए। आप नॉलेज करोगे, मेरे को अच्छा लगेगा। दोस्तों बाय, नमस्कार, हैव ए गुड डे। दोस्तों स्पार्क का और एक मेजर रीजन है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है। अगर ये उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर वीक हो गया, ये EST के नज़दीक में रहता है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये EST, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर इसके नज़दीक में रहता है। ये अगर उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कलेक्टर टू इमीटर टू बेस, जो उसका जो रेजिस्टेंस रहता है, अगर वीक हो गया ना, डाउन हो गया, मतलब 30% या 40% डाउन हो गया, तो भी हाई स्पार्क होता है। क्योंकि इसका जो कंट्रोलिंग पावर इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर ये फाइनल एनोड से निकल कर CRT का होल तो फाइनल एनोड में घुस जाता है और उसके बाद स्पार्क आता है। तो इसको भी ज़रा चेंज करके देखना है। मैं आपको बता चुका हूँ डायग्राम के माध्यम से, फिर भी आपको फिजिकल बता रहा हूँ। एक देखो कैपेसिटर, देखो ये एक कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4
और एक बार 5, ये 500 कैपेसिटर ज़रा चेक कर लेने का है। क्योंकि नहीं, अगर आपको कैपेसिटर चेक करना है ना दोस्तों, एक कैपेसिटेंस मीटर लेना पड़ेगा। अगर 2 माइक्रोफैरड भी कम होता है ना, उसको चेंज कर दो। क्योंकि मान लो ये 2 माइक्रोफैरड कम है, ये 2 माइक्रोफैरड कम है, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2, इससे मिला के 4 8 माइक्रोफैरड तो कम हो गया। 8 माइक्रोफैरड अगर कम हो गया तो उसका इनडायरेक्टली प्रेशर पड़ता है ईएसटी के ऊपर, तो ईएसटी कंट्रोल नहीं कर पाता है, हाई ऑसिलेशन हो जाता है। तो ये भी ज़रा उठा के एक एक के कैपेसिटर्स मीटर भी चेक कर लेना। और ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये भी अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया तो ये बढ़ गया तो भी होता है। तो ये सब ज़रा उठा के चेक कर लेना चाहिए। अगर इसको तो आपको जान भी नहीं पाओगे ना, तो आपको आउटपुट ट्रांजिस्टर जैसे क्या आता है 1803, उसको डाल के देखने का, 1803 करके का आउटपुट व्यू आता है, उसको डाल के देखने का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है तो आप ये सब चेक करने के बाद आ जाएगा EST 100% जो हाई ऑसिलेशन होता है वो कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रखता हूँ। तो एक टीवी बीच में मेरे पास आया था, तो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी और थोड़ा क्लियर से बता देता हूँ। क्या है, उस टीवी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सिर्फ हाई स्पार्क हो रहा था, उसका ऑडियो चला जाता था, कभी ऑडियो बड़बड़ होता था, कभी उसके से आग निकलता था इस 500 से। तो उसका रीजन मैंने देखा है, कुछ भी उसका प्रॉब्लम नहीं था, छोटा मोटा प्रॉब्लम था। ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इसको मैंने साफ़ किया, और सरफेस के नीचे प्लास्टिक बॉडी देखो, ये देखो बराबर देखो, इसको भी थोड़ा मैंने साफ़ किया, ऊपर और नीचे दोनों का सिर्फ वॉश किया, और इधर नज़दीक में थोड़ा वॉश कर दिया, ये नज़दीक में वॉश किया। 1 2 3 तीनों जगह वॉश कर दिया दोस्त, काम ख़त्म, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो पार्टी बोला मैं कितना दूँ, मैं बोला जितना आपका मर्जी है दे दो, और दिया जो भी है, वो भी मैं वीडियो में बनाया हूँ, लेकिन वो वीडियो थोड़ा मतलब क्लियर नहीं था, इसीलिए मैं आपको और एक बार ये वीडियो बनाया हूँ। जो भी है, मेरे को तो एडिटिंग इतना आता नहीं है, दूसरों का हेल्प लेता हूँ। चलो दोस्तों, दूसरों का हेल्प लेके मैंने वीडियो बनाया हूँ, जो भी आप ज़रा देख के एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों क्या है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, जो भी है मैं खुद शूटिंग करता हूँ और खुद वीडियो ये करता हूँ, अपलोड करता हूँ। जो भी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग ये टेक्निक लेने के बाद आपको कुछ काम आ जाएगा, वही तो मेरा असली मतलब रिजल्ट है। रखता हूँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। हाई स्पार्क का एक रीजन है, ये ज़्यादातर बारिश मौसम में ये आता हाई स्पार्क होता है। दोस्तों ये बताने का मेरा मेन मतलब क्या है, एक मैं अपना दिल से एक टेक्निक डेवलपमेंट किया हूँ। मॉइस्चर जब इस होल के अंदर आता है तब जाकर मॉइस्चर होता है। तो मेरा मानना है इस होल के नज़दीक में एक रेक्जिन आता है जो कि अपना मॉइस्चर को खींचता है। अगर कुछ प्लास्टिक के ये में उसको प्लास्टिक को डब्बा में रख के रेक्जिन अगर रख दिया जाए, और प्लास्टिक के डब्बा में थोड़ा थोड़ा होल कर देना चाहिए। ये रेक्जिन अगर रख लोगे तो ये अगर यहाँ से मॉइस्चर पकड़ता है ना, तो रेक्जिन उसको खींच लेगा, तो मॉइस्चर आपका बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है बारिश का मौसम में। यहाँ पे भी थोड़ा आप अगर कहेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा रेक्जिन रख दो, और यहाँ पे भी थोड़ा रेक्जिन रख दो। ये रखने के बाद क्या होगा, तो ये रेक्जिन क्या करेगा, मॉइस्चर है जब उसको वो खींच लेगा। खींचने के बाद वो आपका प्रॉब्लम इतना नहीं आएगा हाई स्पार्क का, जो मेरा मानना है। मैं तो अभी तक टेस्ट नहीं किया हूँ, लेकिन एक जन को पूछा था, बोला हाँ रेक्जिन रख दो। जो भी है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रा इसके ऊपर ज़रा ज़रूर ध्यान रखना। और दोस्तों और एक चीज़ बताता हूँ, एक हेयर ड्रायर, अपना लेडीज़ लोग जो हेयर को ड्रायर करते जो भी है, एक हेयर ड्रायर ज़रूर आपके पास रखना। हेयर ड्रायर में थोड़ा हीट एयर निकलता है, तो इसके ऊपर ज़रा बारिश का मौसम में वॉश करके मार देना चाहिए। ये जो होल एरिया में मारने के बाद इसके अंदर अगर मॉइस्चर रहेगा ना दोस्तों, वो निकल जाएगा। हेयर ड्रायर ज़रूर आप लोग रख लेना चाहिए। ये अगर रख लोगे तो आपका हर चीज़ काम में आएगा। बारिश मौसम में कहीं भी आप रिपेयरिंग करने के लिए जाते हो, तो सर्किट रिपेयरिंग करने के बाद ज़रा हेयर ड्रायर से सर्किट को मार देना ऊपर नीचे। जैसे ये अपना मान लो, आपको बताता हूँ, ये अपना सर्किट है, बारिश का मौसम है, यहाँ पे मॉइस्चर पकड़ता है, आईसी का पिन में मॉइस्चर पकड़ता है, ये आईसी का पिन में मॉइस्चर पकड़ता है। हर चीज़ थोड़ा ब्रश से साफ कर लेना, उसके बाद वॉश करके थिनर से इसके ऊपर हेयर ड्रायर में
सब हीट एयर मार देना, मान इसके आगे और सर्किट के पीछे ऐसे एयर अगर मार दोगे तो हीट एयर मार दोगे तो ये साफ सफा करके चकाचक बन जाएगा। इसका हाई स्पार्क का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, किट अगर नीट एंड क्लीन रहेगा, किट का सरफेस अगर हीट रहेगा तो हीट भी आराम से एयर में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सब चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी सर्किट ज़्यादा दिन तक चलेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर इसका हीट अगर स्टोरेज रहेगा तो ही प्रॉब्लम आएगा ना। हीट अगर इमिटिंग हो जाएगा बाई एयर में, उड़ जाएगा तो प्रॉब्लम है। ये एक हीट सिंक प्लेट है दोस्तों, देख लो। इसका भी एक बहुत थियोरिकल चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ है, देखो हीट सिंक प्लेट कितना मेला हो गया, गंदा हो गया। अगर गंदा हो गया, इसका अंदर हीट आपको एयर से नहीं मीटिंग होगा, क्योंकि गंदा तो उसको पकड़ लेगा। इसको थोड़ा सैंड पेपर में मार के अगर इसको साफ सफाई करके लगाओगे ना तो आपका हीट बाय एयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और चीज़ें इसके अंदर जो हीट सिंक को पकड़ने के लिए, देखो दोस्तों एक बताता हूँ। एक ये नट देखो लो, नट, ये नट अगर ढीला रहेगा ना दोस्तों, ये जो हीट होता है आउटपुट व्यू में, ये प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसके बीच में पेस्ट मार के इसके नट को बराबर कस देना, ताकि पेस्ट थ्रू में हीट सिंक, आउटपुट व्यू से पेस्ट थ्रू में इसके हीट सिंक के ऊपर आ जाएगा हीट, उसके बाद बाई एयर में ट्रांसफर रहेगा। और दोस्तों और एक चीज़ बताता हूँ, हीट सिंक प्लेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उसका जो हीट है एयर में उतना ट्रांसमिट होगा, और ट्रांसमिट होने के बाद सर्किट का लाइफ हमेशा बढ़ेगा। तो दोस्तों लेता हूँ नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, और नॉलेज भी आप नोट्स करके रखेंगे। क्योंकि नोट करके रखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आपको इसे हाई स्पार्क का प्रॉब्लम आएगा ना दोस्तों, ये आपका काम आ जाएगा। दोस्तों रखता हूँ, धन्यवाद। दोस्तों जो फाइनल एंड्रॉइड का हाई स्पार्क के बारे में बताया था, सब कुछ करने के बाद अगर आपका हाई स्पार्क कंट्रोल नहीं होता है तो आप EST को चेंज जरूर कर लेना। क्योंकि EST का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है, कंट्रोल में नहीं आता है, तो फाइनली वही एक्शन लेना पड़ेगा, आपको EST चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपको जो फार्मूला बताया उसको मतलब ऑब्जर्व करना है, उसको चेंज करके देखना है। क्योंकि सब करने के बाद अगर नहीं होता तो लास्ट में EST चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा बजट बढ़ सकता है, लेकिन हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ओके, रखता हूँ दोस्तों, बाय। तो अभी मैं फिजिकल बता रहा हूँ कि 110 और 180 वोल्ट्स का डिटेल्स। पावर इनपुट हुआ जैक में, इसे पावर इनपुट होता है, फ्यूज़ थ्रू में टॉर्गो स्विच जाता है, फ्यूज़ थ्रू में टॉर्गो स्विच जाता है। उसके बाद फिल्टरेशन कॉइल में आता है, कॉइल में आने के बाद फिर एक 4 डायोड होता है, उस डायोड के बाद यहाँ पे फिल्टर होता है। ये एक सेक्शन हो गया। उसके बाद जो भी है स्विचिंग होके, ये ट्रांजिस्टर्स के थ्रू में स्विचिंग होके ये इसको एक्टिव करता है। चॉपर एक्टिव करने के बाद वोल्ट आउटपुट होता है, 110 वोल्ट आउट होता है। ये दोनों कैपेसिटर के थ्रू में फिल्टरेशन हो जाता है। होने के बाद एक जाता है EST को और एक जाता है आउटपुट ट्रांजिस्टर को, दोनों कैपेसिटर के थ्रू में। उसके बाद ये दोनों कैपेसिटर के थ्रू में EST और आउटपुट ट्रांजिस्टर को जाता है। लेकिन इसको चॉपर ट्रांसफॉर्मर के बाद जो डायोड रहता है, ये डायोड थ्रू में आ जाता है ये दोनों को। तो दोस्तों और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद कहीं के टीवी में प्रीसेट भी रहता है, कहीं पे बिना प्रीसेट रहता है। उसके बाद यहीं से रेजिस्टेंस थ्रू होके एक 1 ओम से लेके 2 ओम्स के बीच में रेजिस्टेंस या 0 ओम्स रहता है, उसके थ्रू में जाता है EST को, जो कि मैं डायग्राम में बता चुका हूँ। EST को जाने के बाद वहीं से फिर 180 वोल्ट निकलता है, 110 घुसता है, फिर उस 110 थोड़ा जूम होता है, मतलब हाई होता है, हाई होके 180 निकलता है। 180 निकलने के बाद दोस्तों देखो मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। 180 निकलने के बाद एक कैपेसिटर रहता है, पोलराइज कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के थ्रू में 180 फिल्टरेशन होता है, फिल्टरेशन होके जाता है ये जैक 180, फिल्टर 180 ओके, जैक होके
निकलता है कहाँ पे जाता है, यहाँ पे इस नेक्स्ट बेस सर्किट में। उसके बाद जाने के बाद वहीं से ही रेड कैथोड, ग्रीन कैथोड, ब्लू कैथोड पे जाता है। ये दोस्तों एक आपको समझाने के लिए एक मैंने फिजिकली दिखाया हूँ, लेकिन इससे डायरेक्ट नहीं जाता है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू होके जाता है। आप बोलोगे रेजिस्टेंस क्यों दिया? ये रेजिस्टेंस देने का मतलब क्या है, अगर कहीं आगे शॉर्ट हो गया है, इस जगह पे कहीं शॉर्ट हो गया है, तो तुरंत ये रेजिस्टेंस उड़ जाएगा। इसको सिक्योरिटी के लिए दिया गया फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं 1 वाट का। तो दोस्तों ये सब जो है आपको डायग्राम में डिटेल्स बता दिया हूँ। और ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, इसको हेल्प करता है एक रेक्टिफायर डायोड। ही देख लो, इस रेक्टिफायर डायोड से पल्सेटिंग डीसी जाता है इस कैपेसिटर को। पल्सेटिंग डीसी फिर फिल्टरेशन होता है 250 वोल्ट 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, देख लीजिए 250 वोल्ट 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। पल्सेटिंग डीसी पल्सेटिंग डीसी को फिर फिल्टरेशन करता है, 100% फिल्टरेशन करता है, 180 एसी करता है। एसी करने के बाद फिर यहीं पे ही छोड़ देता है जैक थ्रू में, इस फ्यूज और जैक थ्रू में जाता है कैथोड सेक्शन को, यहीं पे ही जाता है। जैसे 110 मिलने के बाद 180 खाली 180 निकलता नहीं, फिलामेंट वोल्ट भी निकलता है। फिलामेंट को हीटर बोलते हैं, उस हीटर का वोल्ट भी इसी जैक थ्रू होके जाता है, देख लीजिए। तो ये है 180 और 110 का डिटेल्स। अगर ये भी शॉर्ट हो गया ना, तो आपका 180 लाइन नहीं जा पाता है, या 110 भी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये फुसफुस जैसे ब्लड पंपिंग करता है, उसका काम है ऐसे, इंसान का जैसे ब्लड पंपिंग करता है ना, फुसफुस यही काम करता है। अगर ये उसका चला गया ना, तो ज़िंदगी चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस चीज़ अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया तो भी नहीं होता है। ये भी ज़रा देख लीजिए, ये उसका फाइनल का वायर है, टूट चुका है। मैं पुराना किट दिखा के बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो फिर दोस्तों ये है डिटेल्स। अगला वीडियो में बनाऊँगा रेगुलेटिंग सेक्शन के वजह से स्टैंड बाई कैसे होता है, वो भी बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, मैं रखता हूँ। दोस्तों एक चीज़ ये बताने के लिए मैं आपको भूल गया हूँ, ये जो 110 वोल्ट जो होता है, तो वो कम होता है या ज़्यादा होता है, या उसको स्टेबल करने के लिए, एक रेगुलेटिंग करने के लिए एक सेक्शन एक्स्ट्रा रहता है, जिसको बोलते हैं फीडबैक सेक्शन। उस फीडबैक सेक्शन में अगर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो 110 नहीं निकलता है, 110 जगह 80 वोल्ट आ जाता है, जो भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों उस 110 वोल्ट को बैलेंस करने के लिए, 100% 110 छोड़ने के लिए, तो ये एक सेक्शन रहता है फीडबैक सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर काम नहीं करेगा तो 110 नहीं निकलेगा, या कभी कभी ज़्यादा 110 निकल जाएगा, कभी कभी कम हो जाएगा। ज़्यादा निकल जाएगा 110 तो हाई स्विचिंग होगा, हाई स्विचिंग होने के बाद 500 स्पार्क करेगा, कम होने के बाद तो ऑन नहीं होगा, स्टैंड में आ जाएगा। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फीडबैक सेक्शन। फीडबैक सेक्शन आपको कैसे पता चलेगा ये फीडबैक सेक्शन है? आंख बंद करके पता लगा लेने का, ऑप्टोकपलर जहाँ पे रहता है वो फीडबैक सेक्शन है। और उसके साइड में एक रेजिस्टेंस जो ट्रांजिस्टर रहता है L431 हाफ राउंड जैसा, उसको फीडबैक सेक्शन बोलते हैं। ये ज़्यादातर रहता है सुपर ट्रांसफार्मर के साइड में, बगल में रहता है ये। तो दोस्तों इसको हेल्प करता है 2 रेजिस्टेंस हाई किलो ओम्स का, 2.4 के 50 के, या तो 90 के 90 के, या तो 54 के 54 के, दोनों लेकिन सीरीज में रहता है। इस सीरीज से पता चल जाएगा। तो ये फीडबैक सेक्शन का है। फीडबैक सेक्शन में एक छोटा सा कैपेसिटर भी रहता है, तो 50 वोल्ट का समथिंग। तो ये सब चीज़ को देख के आपको पता चल जाएगा फीडबैक सेक्शन है। अगर 110 नहीं निकला है
तो आप क्या करने का है, ये चीज़ को थोड़ा उठा के चेक लेना है, इस पिन को निकल के चेक कर लेना है, ये कैपेसिटर को थोड़ा उठा के कैपेसिटेंस मीटर में चेक कर लेना है, इसको उठा के कितना स्पेयर पार्ट, ज़्यादा तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 छः स्पेयर पार्ट्स, और होते होते ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 स्पेयर पार्ट्स होगा। एक बात बोलता हूँ, आप सोचोगे कि सर इतना स्पेयर पार्ट्स क्या एक एक उठा के निकालूंगा तो कितना टाइम जाएगा। बात तो सही है। सबसे बेटर आइडिया आपको बताता हूँ, अगर ऐसे डाउट होता है तो आप क्या करने का, ये ऑप्टो कपलर को निकाल देने का, ऑप्टो कपलर को पूरा डायरेक्ट निकाल देने का। निकालने के बाद उसको तो चेक करने का, चेक करके साइड कर देने का। ऑप्टो कपलर चेक करने का वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद मान लो ऑप्टो कपलर को निकाल दिया, ये जगह वैकेंट प्लेस हो गया। इस प्लेस में एक मान लो ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, या तो ये एक रेजिस्टेंस, ये तो आराम से पता चल जाएगा। 10 के मान लो एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ आप माप लोगे, यहाँ से यहाँ आराम से माप लोगे, यहाँ से यहाँ माप लोगे, यहाँ से यहाँ माप लोगे, तो आपको ये जो वैकेंट प्लेस ये कंटिन्यूटी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्टो कपलर हम लोग निकल दिए, तो इसीलिए ये आपको लिए और अच्छा हो जाएगा। मान लो ये चीज़ है, एक रेजिस्टेंस से ग्राउंड में लगता है, इसको भी आप आराम से मेजरमेंट कर लोगे, लेकिन मेजरमेंट करने के बाद उसका कलर कोड के साथ मिलाओगे, सही वैल्यू है क्या है। अगर नहीं है तो चेंज कर लेना। थोड़ा भी डाउट हुआ, 1-2 किलो उसमें माइनस होता है ना, कम होता है मल्टीमीटर, डाउट हुआ तो चेंज कर लेने का। थोड़ा बहुत सही भी हुआ भी चेंज कर लोगे चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मल्टीमीटर में ओके रीडिंग बताता है, लेकिन लोड देने के बाद वो रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, तो रेजिस्टेंस 1-2 रुपये का रेजिस्टेंस है, उसको चेंज कर दो। टोटल डाउट होता है तो पूरा उठा के नया डाल दो, सब बात खत्म। और ये 431 ये जो ट्रांजिस्टर है, ये रेगुलेटिंग ट्रांजिस्टर है। वोल्ट ज़्यादा बढ़ गया कम होता है, मतलब एडजस्टिंग करता है, वो रेगुलेटिंग करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब गड़बड़ होने के बाद 110 नहीं निकलेगा दोस्तों। ये एक रेजिस्टेंस है 54 किलो ओम्स, ये ग्राउंड के साथ कनेक्शन है। अगर ये ग्राउंड अगर इसका डीसोल्डरिंग हो गया ना, ये निकल गया है, ये सही भी कनेक्शन है तो भी फिर भी प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि मान लो अगर हाई करंट हो गया ना, फिर रेजिस्टेंस के थ्रू में वो ग्राउंड पे चला जाता है। मान लो 110 की जगह 130 आ गया इस जगह पे, कई रीजन की वजह से 110 रखेगा, बाकी सब अंडरग्राउंड छोड़ देगा। जैसे बिजली मारता है ना आसमान में, तो हाई करंट को अंडरग्राउंड कर देता है। मंदिर में हम देखे होंगे, बड़े बड़े मंदिर में ऐसा है, मंदिर में एक रहता है ऐसा ऐसा ऐसा, लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं मंदिर में, टेम्पल में। तो कहीं अगर बिजली गिरा ना, तो ये क्या करता है, करंट को इतना ज़ोर से हो जाता है, इसको ग्राउंडिंग कर देता है, अर्थ करता है, ग्राउंडिंग कर देता है। वैसे ये रेजिस्टेंस का फंक्शन वही है। अगर कहीं हाई वोल्ट हाई करंट आ गया ना, ये रेजिस्टेंस उसको ग्राउंडिंग कर देता है, कंट्रोलिंग करता है। मतलब ये जैसे ही काम करता है, ये लाइटनिंग अरेस्टर ऐसे ही काम करता है। ये एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। डिटेल समझाने के लिए ये एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए मल्टीमीटर को बजा रेंज रखो, एक ग्राउंड का हेल्प ले लो, और ये रेजिस्टेंस का ए और बी साइड का है चेक कर लो, पता चल जाएगा कौन सा रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस ये नज़दीक में। जैसे ए टू बी, पी टू सी, ये कंटिन्यूटी लेके पता चल जाएगा ये दोनों रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज में है, तो उसे उठा के चेक कर लो। सीरीज तो 100% रहता है, क्योंकि वो कंट्रोलिंग होता है, वोल्ट कंट्रोलिंग होता है। तो दोस्तों यही सब 110 वोल्ट का डिटेल्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलेगा, और मुझे उम्मीद है आप आगे बढ़ोगे। आप लोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। तो दोस्तों, तो 180 वोल्ट डाउन होने के बाद क्या उसका इफेक्ट पड़ता है सीआरटी के ऊपर, पिक्चर के ऊपर, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ से आपका 180 वोल्ट निकलता है, कहाँ से, EST से 180 वोल्ट डायोड थ्रू में निकलता है। उसके बाद ये पल्सेटिंग DC होता है। DC होने के बाद यहीं से वो 250 वोल्ट 10 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर रहता है, उसको फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन करने के बाद एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस इसके थ्रू में जाता है, आपका जाता है कैथोड को, 3 कैथोड को जाता है। यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होता है RK, GK, BK।
तो आरकेजी के बीके को रेड कैथोड, ग्रीन कैथोड, ब्लू कैथोड वहाँ पे गया। अगर कहीं से अगर ये 180 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है तो दोस्तों पिक्चर में क्या प्रॉब्लम आएगा, ब्लोअर पिक्चर आएगा, मतलब धुंधला धुंधला पिक्चर आएगा, ब्लोअर पिक्चर आएगा। उसके बाद शैडो पिक्चर आएगा, पिक्चर के ऊपर पिक्चर चढ़ के आएगा, डीप पिक्चर आएगा, हो सकता है पिक्चर में ब्लैकेज आ सकता है। दोस्तों ये पहले ये तीनों चीज़ को देख लेना, 1 1 2 3, ये तीनों को देख लेना है। इसको कैपेसिटेंस मीटर में मेजरमेंट कर लेने का है, कैपेसिटर को। उसके बाद डायोड को बजर रेंज में मेजरमेंट कर लेने का, मल्टीमीटर को उलट पलट करके। डायोड को मेजरमेंट करने का मेथड आपको मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों, वो तो बाकी यहाँ पे भी ज़रा वोल्टेज चेक कर लेना। अगर 180 के जगह में थोड़ा वोल्ट दब जाता है तो भी प्रॉब्लम आता है, कहीं कैथोड शॉर्ट हो गया, कुछ ट्रांजिस्टर मिस्टर इसके अगल बगल में हो जाता है, अगर वो शॉर्ट हो गया तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो 180 का वोल्टेज दबने के बाद या तो सफिशिएंट सप्लाई और एम्पियर ना मिलने के बाद ब्लोअर पिक्चर, शैडो पिक्चर, डिम पिक्चर आ सकता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद भी ये जो सॉकेट है, नेक सॉकेट, एक सॉकेट रहता है, वो सॉकेट अगर कहीं कार्बन हो गया या सॉकेट पे शॉर्ट हो गया या कुछ भी हो गया तो भी ये तीनों प्रॉब्लम आता है। तो आप इस ज़रा सॉकेट को चेंज करके देख लेना, अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो। सॉकेट चेंज करने के बाद यही होता है, तो उसके अंदर छोटा छोटा कैपेसिटर है, यहाँ पे भी एक 250 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड का आता है। ये सब छोटे मोटे चीज़ आप देख लेना। मैं उम्मीद करता हूँ ये 180 के लाइन में अगर ये सब कंपोनेंट्स का आप चेक कर लोगे तो आपका ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये सॉकेट अगर शॉर्ट हो जाए तो ये भी नहीं आता है, कभी कोई पिक्चर नहीं आता है। आने का ना वजह से एक हीटर वोल्ट यहाँ पे आता है, हीटर वोल्ट इस पिन पे H1 हीटर वोल्ट करके आता है। अगर हीटर वोल्ट AC में आता है, हीटर वोल्ट हमेशा AC में आता है, इसे EST से निकलता है हीटर वोल्ट। 3 वोल्ट AC आता है, 3 वोल्ट। तो ये सब ज़रा आप देख लेना दोस्तों। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये ज़रा देख लीजिए, ये 110 का लाइन कहाँ गया, 110। जैसे कि आप मान लीजिए दोस्तों, ये 110 का लाइन ये आपका हो गया 110 चॉपर ट्रांसफार्मर। तो बता रहा हूँ, थोड़ा ये खुद शूटिंग करना पड़ता है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। चॉपर ट्रांसफार्मर, उसके बाद डायोड से पल्सेटिंग AC निकलता है। AC निकलने के बाद उसको फिल्टरेशन करने के लिए एक कैपेसिटर आता है 160 वोल्ट 47 माइक्रोफैराड का, 100% फिल्टर हो गया, प्योर DC हो गया। उसके बाद 1 ओम से लेके 0 ओम्स के बीच में एक 1 वाट का रजिस्टर थ्रू में जाता है, कहाँ पे EST को जाता है। इस पिन को B+ पिन भी बोलते हैं या VCC पिन और सप्लाई पिन भी बोल सकते हैं। तो अगर कहीं ये 110 वोल्ट अगर ड्रॉप हो गया तो टीवी स्टार्ट बाय मोड में आ जाएगा। मेरे को एक दोस्त ने पूछा था कि तो सर अगर हम 1 ओम्स के जगह 10 ओम्स डालेंगे तो क्या होने वाला है। तो मैं इसको डेमो किया था, ये 1 ओम्स का रजिस्टर को मैंने निकाल दिया था, निकाल के इसके ऊपर 20 ओम्स का लगा दिया। इसको जब 20 ओम्स में लगा दिया तो इसको सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिला, कलेक्टर को नहीं मिला, EST को भी नहीं मिला, क्योंकि दोनों को मतलब आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर को नहीं मिला, EST को भी नहीं मिला। जब नहीं मिला तो क्या हुआ, टीवी स्टैंड बाय में फिर आ गया। थोड़ा टाइम के लिए ज़रूर स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद आ जाता है, ठीक 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए टीवी पिक्चर ऑन हो जाता है, उसके बाद फिर ऑफ हो जाते हैं। इसका मतलब इसको सफिशिएंट खुराक नहीं मिलता है, EST को और ट्रांजिस्टर को, आउटपुट ट्रांजिस्टर को सफिशिएंट खुराक ही नहीं मिलेगा ना दोस्तों, वो स्टैंड बाय में आ जाएगा। जैसे इंसान को सफिशिएंट खाना नहीं मिलेगा तो ये वो क्या चल पाएगा, इंसान हो या जानवर हो, कोई भी चीज़, तो ये साइकिल नहीं बन पाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ को आपको ओके करने के लिए यहाँ पे भी अगर मान लो 80 वोल्ट है स्टैंड बाय से पहले, तो यहाँ पे भी 80 वोल्ट होना चाहिए B+ पिन में। क्यों, ठीक है स्टैंड बाय से पहले, स्टैंड बाय होने के बाद 110 हो जाएगा, ये 80 वोल्ट 110 हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद। वो तो दूसरी बात है, उसको मैं बताऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। सब कुछ ठीक होने के बाद भी क्यों स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं होता है, वो स्पेशल सेक्शन है स्टैंड बाय सेक्शन का, तो ये आप ज़रा देख लेना। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब ये वीडियो देखने के बाद आपको 110 लाइन और 180 लाइन का
के बारे में डिटेल्स आपको पता हो गया होगा। ये एक चीज़ आप देख लीजिए दोस्तों, ये फाइनल एडोड रबर, ये क्लैंप हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये अगर जाम हो गया ना दोस्तों, ये 110 के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये भी थोड़ा फर 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 पिक्चर क्लियर नहीं आएगा, पिक्चर स्पार्क आएगा, स्पार्किंग जैसा आएगा, पिक्चर अप डाउन अप डाउन अप डाउन आएगा। कभी कभी इसके वजह से भी पिक्चर अप डाउन होता है। इसको भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये सब डिटेल्स आप देख लेना है। नीट एंड क्लीन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी टीवी का बॉडी में अगर ज़्यादा मैला हो जाता है ना उसका कवर में, तो भी टीवी का लाइफ कम हो जाता है। उसका कवर को नीट एंड क्लीन रखने का हमेशा। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गिट्टू कानूनगो, मेरा चैनल का नाम जीजे यूनिवर्सिटी पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि 110 वोल्ट 180 वोल्ट इसका क्या इंपॉर्टेंस है सीआरटी टीवी केस में। तो 110 वोल्ट अगर नहीं मिलेगा ईएसटी को तो पिक्चर नहीं आएगा। जैसे 110 मिलने के बाद फिलामेंट वोल्ट भी आउट हो जाएगा सीआरटी को। उसके बाद आपको 180 वोल्ट भी आउट होगा। उसका जो भी वगैरह वगैरह वोल्ट आपको जाएगा सीआरटी को जाएगा। जाने के बाद वही से ही पिक्चर बनेगा। तो आज उसके बारे में मैं बता रहा हूँ 110 का इम्पोर्टेंट क्या है और 180 का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में बता दो। इसका ट्रैक पूरा डिटेल्स बताऊँगा, आप ज़रा डायरी लिख के पूरा डिटेल्स नोट करने का। देखो तो फिर मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ, ये है चॉपर ट्रांसफार्मर। ये इसका D1 डायोड, यहीं से ही 110 मिलता है। अगर ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, रेजिस्टेंस अगर शिफ्ट हो गया ज़्यादा या कम हो गया, तो 110 के ऊपर डिपेंड कर फ़र्क पड़ेगा। ये जो है डायोड, ये भी थोड़ा हाफ सेटिंग हो गया या फुल सेटिंग हो गया तो 110 भी नहीं निकलेगा। ये कैपेसिटर 160/47 160/220 माइक्रोफैरड, ये अगर वीक हो गया या शॉर्ट हो गया तो 110 भी नहीं निकलेगा। ये उसका एक रेजिस्टेंस है 0 ओम से लेकर 1 ओम तक। अगर ये बीच में ओपन हो गया तो वो 110 नहीं निकलेगा। इस 110 जाता है कहाँ पे, आपका ईएसटी पे जाता है B+ पिन में, सप्लाई पिन में। इसको बोलते हैं कि B+ पिन। तो यहीं से फिर दूसरा कॉइल बन जाता है कलेक्टर ऑफ आउटपुट ट्रांजिस्टर। उसके बाद आउटपुट ट्रांजिस्टर के बगल में एक ब्लू कलर का पीएफ रहता है। ये पीएफ एक सेफ्टी का पर्पस में दिया जाता है। अगर कहीं हाई करंट आ गया जो भी है, ये पीएफ वापस में शॉर्ट हो जाएगा तो फिर इसका फ्यूज भी उड़ जाएगा, लेकिन ईएसटी को जलने से बचा लेगा। तो इस पीएफ एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है दोस्तों। और उसके बाद जैसे यहाँ से आउटपुट होता है क्या है 180 वोल्ट। 180 वोल्ट जो आता है तो उसको फिल्ट्रेशन करता है 250 वोल्ट 10 माइक्रोफैरड। वो 10 माइक्रोफैरड के बाद यहीं से एक पॉजिटिव करंट जाता है, पॉजिटिव वोल्ट करंट जाता है रेजिस्टेंस के थ्रू में। इसको फ्यूजेबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, FR। इसके थ्रू में होके जाता वीडियो आउटपुट सेक्शन सीआरटी नेक बेस में जाता है। यहीं से फिर RK GK BK मतलब रेड कैथोड, ब्लू कैथोड, ग्रीन कैथोड को जाता है दोस्तों। ये हो गया इसका 110 ट्रैक और 180 ट्रैक। अगर इस ट्रैक में कहीं से भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया तो आपको एक मिनट दोस्तों, कहीं से भी अगर प्रॉब्लम आ गया तो आपको 110 वोल्ट नहीं निकलेगा। 110 वोल्ट नहीं निकलेगा, वजह क्या है, D1 T1 C1 C2, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ईएसटी अगर शॉर्ट हो गया तो भी 110 नहीं निकलेगा। तो ये सेक्शन है ना, ईएसटी सेक्शन जो है दोस्तों, ड्राइंग तो देखते रहो, ये एक अलग सेक्शन, ये एक अलग सेक्शन। आपको अगर 110 वोल्ट दबता है तो आप क्या करने का है, रेजिस्टेंस को एक टांग ऊपर को उठा देना है, ऐसे ट्रैक से रेजिस्टेंस ट्रैक उठा देने का। ये R1 1 ओम्स से जो भी है 0 ओम्स 1 वाट ट्रैक उठा देने का। उठाने के बाद दोस्तों सर्किट में सप्लाई दे देने का। देने के बाद क्या करने का दोस्तों, ये जो पॉइंट है रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद,
ये पॉइंट और एक माइनस ले लेने का, ये माइनस ट्रैक में रेजिस्टेंस लेके जरूर ओपन करना, नहीं तो हाई करंट घुस जाएगा। ये दोनों ट्रैक में एक 100 वाट बल्ब लगा देने का। बल्ब लगाने के बाद उसके बाद सप्लाई फिर सर्किट को देना है। सर्किट को सप्लाई देने के बाद दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ओपन कर देना है। यहाँ पे मल्टीमीटर लगाना है। मल्टीमीटर को DC 1000 रेंज में रखने का है, 1000 रेंज। मल्टीमीटर एक प्रॉब यहाँ, एक प्रॉब यहाँ, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये रेजिस्टेंस को जरूर ओपन करना है, उसके बाद सप्लाई देना है। अगर यहीं पे मल्टीमीटर को देखते रहना, 100 वाट बल्ब को देखते रहना है। अगर इस सप्लाई देने के बाद अगर मल्टीमीटर रीडिंग मान लो 100 वोल्ट देता है, तो आप मान लो 100 वोल्ट कम होता है, तो इसका रीजन क्या है? ये दोनों कैपेसिटर वीक हो सकता है, या ये डायोड थोड़ा हाफ सेटिंग हो सकता है, या ट्रांसफार्मर। ये 3-4 कंपोनेंट्स इसके लिए जिम्मेदारी है, ठीक है। कहीं कहीं रेजिस्टेंस में प्रीसेट भी रहता है। अगर प्रीसेट रहता है तो भी 100 वोल्ट आता है, तो प्रीसेट को आप स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा घुमाने का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी है आपको घुमा के देखना है। जैसे 110 हो गया, स्क्रू ड्राइवर निकल देने का, और खाली स्क्रू ड्राइवर घुमाने के बाद वो बल्ब को भी देखने का 100 वाट बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं। अगर ग्लो होगा या नहीं होगा, कुछ रिएक्शन नहीं होगा, तो मान लो ये प्रीसेट खराब है, प्रीसेट चेंज कर देने का। ये हो गया 110 का ट्रैक। 110 का ट्रैक पे अगर EST भी शॉर्ट हो गया ना दोस्तों, तो भी प्रॉब्लम आता है। जैसे मान लो आपका 110 आ गया, आपको कंफर्म हो गया, तो ये सेक्शन आपका ओके है, ये सेक्शन आपका ओके है, ये सेक्शन में कहीं ना कहीं शॉर्ट है, अगर दबता है तो बोल्ट। उसके बाद इसको ओपन करके ये सेक्शन देखना है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को सर्किट से निकाल देना है। निकालने के बाद ये है कि ऐसा गैप आ जाएगा, ऐसा गैप आएगा, तो देखना है। निकल दिया, A से B C, ये तीनों पेयर को वापस में चेक करते रहना बजर रेंज में। मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखे। अगर कहीं शॉर्ट निकला तो मान लो इसके साइड में एक ब्लू कलर का PF होता है, हाई वोल्ट का, 6812 kV जो भी है, इस PF की वजह से भी इस फिर शॉर्ट दिखाता है। जिसको निकाला उसको भी चेक करना है, आउटपुट ट्रांजिस्टर, आउटपुट व्यू, उसको भी थोड़ा देखने गए। कलेक्टर, इमीटर, बेस जो भी है उसका वापस में चेक करने का बजर रेंज में। इसको भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये सब सही रहता है, ये सही रहता है, ये सही रहता है, ये भी सही रहता है, लेकिन इसका EST अगर सेट हो गया ना दोस्तों, तो भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो EST शॉर्ट है करके आपको कैसे पता चलेगा? तो EST का बॉडी अगर फूला हुआ होगा, थोड़ा फूला हुआ होगा, या तो कहीं क्रैक हो गया होगा, ऐसा क्रैक कंडीशन आ गया होगा, कुछ चीज़ विजिबल, मतलब आंखों से देखने के बाद पता चलेगा कि ये खराब है या सही है। कुछ चीज़ बिना आंखों को देख के पता चल जाएगा। EST शॉर्ट है या नहीं कैसे पता चलेगा? ये मान लो EST का B+ पिन है, 110 पिन है, ये मान लो EST का माइनस पिन है, ग्राउंड पिन, ये दोनों के बीच में बजर रेंज में माप लेने का। अगर बजर बजा तो समझ लो EST शॉर्ट है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को पकड़ने के लिए EST शॉर्ट के लिए EST को सर्किट से निकाल के भी आप चेक कर सकते हो। जो भी है आप एक नया EST पुराना EST को भी ला के दोनों के अंदर से रेजिस्टेंस उसको माप के, फिर पुराना EST को इसको माप के, वापस में माप के, उसका रेजिस्टेंस डाटा से भी आप पता लगा सकते हैं EST शॉर्ट है या नहीं। ठीक है, यहीं तक हो गया आपका 110 वोल्ट आ गया EST तक। उसके बाद आपका 180 वोल्ट यहीं से निकलेगा, एक 180 का वोल्ट अलग से पिन से निकलेगा। 180 AC जो वोल्ट निकलेगा, AC वोल्ट निकलने के बाद दोस्तों एक डायोड रहता है बीच में। ये डायोड के थ्रू में फिल्टरेशन होके कैपेसिटर को आता है, क्योंकि यहीं से डायोड के पहले AC, डायोड के बाद DC। हर ये में चाहे चोपर ट्रांसफार्मर हो या कोई भी हो, चोपर ट्रांसफार्मर निकला तो AC, डायोड के बाद DC। लेकिन ये 100% DC नहीं रहता है, पल्सुएटिंग DC इसको बोलते हैं। यहीं पे जो निकलेगा ना पल्सुएटिंग DC,
इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी बनाने के लिए एक कैपेसिटर दिया गया 160 47 माइक्रोफैराड। और इसको कैपेसिटर देने का मतलब क्या है उसको, जैसे आप चाय को छानते हैं ना छन्नी में, ऐसे ही कैपेसिटर का काम वही होता है, उसको फिल्टरिंग करता है। फिल्टरिंग प्योर डीसी करके सर्किट को देते, स्मूथ डीसी जिसको बोलते हैं। अभी ये हम 180 पे आते हैं, 180 निकल गया, फिर उसको फिल्टर हो गया यहाँ पे होके, फिल्टरेशन होके प्योर 180 प्योर डीसी 180 आ गया रेजिस्टेंस के थ्रू में, आ गया कैथोड सेक्शन को, अपना CRT आउट वीडियो आउटपुट सेक्शन को यहीं पे आ गया। एक यहीं से विभिन्न मतलब रेड कैथोड, ब्लू कैथोड, ग्रीन कैथोड को वापस में बांट दिया। उसके बाद फिर दूसरा इस कैथोड का हेल्प कौन करता है, सिग्नल ट्रांजिस्टर तीनों RKG वो सिग्नल आता है मेन IC से, RGB मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, RGB सिग्नल देता है। तो दोस्तों ये तो हो गया 110 180। फिर भी EST ऑन नहीं होगा, टीवी नहीं चलेगा, क्योंकि उस पार्ट थोड़ा अलग है। टीवी ऑन होने के लिए जो भी है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन तब तक ये आप ज़रा समझ लीजिए और ये डायग्राम आपका के नोट्स बुक में रख लीजिए। ये मैं रब करके बताया हूँ दोस्तों। अभी तो मैं बिजी रहता हूँ, कभी टाइम मिलेगा तो आपको पूरा प्योर अच्छे से डायग्राम बना के और एक बार वीडियो में छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों ये 180 वोल्ट कभी कभी दब जाता है, इसका भी रीज़न बताता हूँ। 180 वोल्ट दबने का मेन रीज़न क्या है, अगर ये कैपेसिटर वीक हो गया तो भी दब जाता है, डायोड शॉर्ट हो गया तो भी दब जाता है, ये रजिस्टर से अगर ओपन हो गया यहाँ से तो आ जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं जाता है। तो 180 का ट्रैक बता रहा हूँ आपको दोस्तों। अगर सब कुछ ठीक है फिर भी ये इस जगह पे दब जाता है तो मान लो यहीं पे कहीं पे शॉर्ट है। एक एक ट्रैक को निकल के, एक एक पार्ट्स को निकल के चेक कर लेने का कहीं से शॉर्ट है। इसके पास जीनर भी होता है, जीनर शॉर्ट होने के बाद भी जो भी है वापस आप स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। तो दोस्तों ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे 110 और 180 वोल्ट के बीच में जो भी है डिफरेंस आप नोट करके रख लो, यही आपको काम आएगा। रखता हूँ, नमस्कार दोस्तों, हैव ए गुड डे। तो एक टीवी बीच में मेरे पास आया था तो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी और थोड़ा क्लियर से बता देता हूँ। क्या है, उस टीवी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सिर्फ हाई स्पार्क हो रहा था, उसका ऑडियो चला जाता था, कभी ऑडियो बड़बड़ होता था, कभी उसके से आग निकलता था इस फाइनल नोट से। तो उसका रीज़न मैंने देखा है, कुछ भी उसका प्रॉब्लम नहीं था, छोटा मोटा प्रॉब्लम था। ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसको मैंने साफ़ किया और सरफेस के नीचे प्लास्टिक बॉडी देखो, ये देखो बराबर देखो, इसको भी थोड़ा मैंने साफ़ किया, ऊपर और नीचे दोनों का सिर्फ वॉश किया और इधर नज़दीक में थोड़ा वॉश कर दिया, ये नज़दीक में वॉश किया। 1 2 3 तीनों जगह वॉश कर दिया दोस्त, काम ख़त्म, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो पार्टी बोला मैं कितना दूँ, मैं बोला जितना आपका मर्जी है दे दो, वो दिया। जो भी है वो भी मैं वीडियो में बनाया हूँ, लेकिन वो वीडियो थोड़ा मतलब क्लियर नहीं था, इसीलिए मैं आपको और एक बार ये वीडियो बनाया हूँ। जो भी है, मेरे को तो एडिटिंग इतना आता नहीं है, दूसरों का हेल्प लेता हूँ। चलो दोस्तों, दूसरों का हेल्प लेके मैंने वीडियो बनाया हूँ, जो भी आप ज़रा देख के एडजस्ट कर लेना दोस्तों। क्या है, मेरे पास मैन पावर नहीं है, जो भी है मैं खुद शूटिंग करता हूँ और खुद वीडियो ये करता हूँ, अपलोड करता हूँ। जो भी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग ये टेक्निक लेने के बाद आपको कुछ काम आ जाएगा, वही तो मेरा असली मतलब रिजल्ट है। रखता हूँ दोस्तों।